नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन मिल जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, हम पेपर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एमपीपीएससी का। जी हाँ, एमपीपीएससी का प्री एग्जाम हुआ था 2024 का। कब हुआ था तो ध्यान रखिएगा, 23 जून 2024 को हुआ था। तो इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें हम 1 से 50 प्रश्न पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक हम डिस्कस करें, यानी कि पार्ट 2 रहने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिएगा और उसको लगातार रिवाइज करते रहिए। तो चलिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से आप लोगों के सामने। अब क्वेश्चन था कि 2021-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में, देखिए मध्य प्रदेश में पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान कौन सा है। तो देखिए, क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का स्थान मध्य प्रदेश में से पूछा जा रहा है, पूरे भारत में नहीं। तो यहाँ पर प्रथम स्थान है, तो करेक्ट उत्तर इसका पर डी सही होगा। उसका देखिए, मध्य प्रदेश से अगेन एक क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के किस जिले में, देखिए जिला पूछा जा रहा है कि सोयाबीन का उत्पादन सर्वप्रथम हुआ था। तो देवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देवास में सोयाबीन का उत्पादन सबसे पहले हुआ था। उसका देखिए क्वेश्चन है कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है। तो किस उद्योग में किया जाता है, तो उर्वरक उद्योग में किया जाता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। देखिए, थोड़ा कॉमन सेंस का भी यहाँ पर क्वेश्चन है कि देखिए रॉक मतलब चट्टाने, देखिए वस्त्र उद्योग में नहीं, चीनी में क्या इसको उपयोग करेंगे, नहीं, कागज में नहीं, तो उर्वरक उद्योग में रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के, अब देखिए मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है। तो देखिए मध्य प्रदेश का इस तरह से अगर मैप बनाते हैं तो इस तरह से देखिए दक्षिण पूर्वी, तो दक्षिण पूर्वी यानी कि मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से, इधर बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल की खाड़ी शाखा से जो है यहाँ पर अधिकांश वर्षा होती है। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसका देखिए मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण, अब देखिए काली मिट्टी, तो काली मिट्टी को ध्यान रखिएगा, इसको रेगुर के नाम से भी जानते हैं, जो कि कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी का जो निर्माण होता है वो किस चट्टान के द्वारा होता है, तो चट्टान का नाम है बेसाल्ट। तो बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो दक्कन क्षेत्र में जो है मेनली पाया जाता है। इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा। उसके देखिए मध्य प्रदेश में बांस का, तो देखिए बम्बू का राष्ट्रीयकरण जो है यहाँ पर कब हुआ था। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1973। अब देखिए इसको रिलेट करके भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं कि 1973 की और महत्वपूर्ण घटना कौन सी है। तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में ही शुरू हुआ था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल जो यहाँ पर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत वाला केस। और मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण भी 1973 में ही हुआ था। उसके देखिए विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है। अब देखिए विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, तो कहलाता है भांडेर पठार कहलाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा। ध्यान रखिएगा, भांडेर पठार कहलाता है। उसके बाद देखिए इंग्लिश वाला क्वेश्चन देख लीजिए थोड़ा सा। अब हम हिंदी वाला यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आप लोगों के सामने है कि देखिए BHEL भोपाल, अब देखिए BHEL की एक शाखा देखिए हरिद्वार में भी है, उसके बाद भोपाल में भी है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड्स। भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो भोपाल जो BHEL का शाखा भोपाल में है, वो किसके सहयोग से हुआ बना है, तो ब्रिटेन के सहयोग से। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि आंसर डी इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि प्रतिशत में पूछा जा रहा है कि किस जिले में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत में यहाँ पर सर्वाधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ये अगेन MP का क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो भोपाल इसका सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है। तो कितने राज्यों की, तो 4 राज्यों की। तो 4 राज्यों की जो भागीदारी है वो सरदार सरोवर परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है
कि बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको VBI कर लीजिए, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो लेखक के नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था? तो देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, इसको ध्यान रखिएगा। तो केशव चंद्र सेन को यहाँ पर ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने यहाँ पर नियुक्त किया था? तो उनका नाम जो है आपसे पूछा जा रहा है, तो देवेंद्र नाथ ठाकुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य नियुक्त किए थे। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार, तो देखिए जो यहाँ पर यूके में एक प्रांत जो है यहाँ पर बेल्स है, तो देखिए बेल्स यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान बेल्स के राजकुमार का बहिष्कार, अब देखिए असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था और यहाँ पर 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान पे थाने में आग लगाने के कारण, यानी कि चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। इस तरह से ध्यान रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा 1942 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। उसका देखिए मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेष्टा किस विभाग से संबंधित है? तो देखिए प्रदेष्टा जो है यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये किस विभाग से संबंधित है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में? तो ये क्या है? तो न्याय विभाग है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी होगा, न्याय विभाग, यानी कि जस्टिस जो है यहाँ पर डिपार्टमेंट का यहाँ पर भाग है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए KM पाणिक्कर ने किसके लिए कहा थे कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे? तो ध्यान रखिएगा KM पाणिक्कर के द्वारा जो है बोला गया था कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले सही होगा। अब देखिए सारे क्वेश्चन ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही हम यहाँ पर आपको करवा रहे हैं, तो इस पे भरोसा करिएगा। तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले यहाँ पर सही उत्तर होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? तो कौन से वेद में? तो देखिए 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसमें सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है। तो यहाँ पर अथर्ववेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके देखिए क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार। अब देखिए उपनयन संस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस मंत्र के संपादन का प्रावधान है? क्षत्रिय वर्णों में उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान रखा गया है? तो त्रिष्टुभ मंत्र यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए गुहा मंदिरों में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए गुहा मंदिरों में स्थित सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर, यानी कि गुफा मंदिर है कैलाश मंदिर, तो ये कहाँ पर है? तो एलोरा की गुफाएं में है। एलोरा की गुफाएं में है, ध्यान रखिएगा। अजंता और एलोरा 2 गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो यहाँ पर एलोरा की जो गुफाएं हैं वहां पर कैलाश मंदिर है और इसको बनवाए थे राष्ट्रकूट वंश ने। तो राष्ट्रकूट वंश ने इसको बनवाए थे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? तो देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन माना जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। अब देखिए अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है? तो अष्टांग योग, इसमें अंतरंग साधना किसको बोला जाता है? तो धारणा को बोला जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर मिलान करना है सही कूट का और पहचान भी करना है। तो नदियां एक तरफ है और दूसरी तरफ उसका उद्गम क्षेत्र है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कावेरी नदी का उद्गम स्थान आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए एक का तो यहाँ पर 2 हो गया। अब देखिए एक का 2 जैसे ही करते हैं तो यहाँ पर आंसर आपको सी मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। उसका देखिए साबरमती मेवाड़ पहाड़ी से, ताप्ती यहाँ पर निकलती है सतपुड़ा रेंज से, ध्यान रखिएगा, और दामोदर निकलती है छोटा नागपुर पठार से। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य में देश के कुल कोयला निक्षेप, यानी कि कोयला निक्षेप मतलब होता है डिपोजिट्स, इसको ध्यान रखिएगा कि कुल डिपोजिट का
50% से अधिक यहाँ पर प्राप्त होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर 2 राज्य की ही बात किया गया है, तो 2 राज्य यहाँ पर कौन से होंगे? तो देखिए यहाँ पर उड़ीसा और झारखंड इसका सही उत्तर होना चाहिए, तो इसको ध्यान रखिएगा, उड़ीसा और झारखंड। तो देखिए उड़ीसा और झारखंड यानी कि 1 और 3, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसका देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो दालों का प्रथम जो स्थान रहा है वो मध्य प्रदेश का ही रहा है, यानी कि ओवरऑल जो है यहाँ पर दाल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? अब देखिए भंडार यानी कि डिपॉजिट्स कहाँ पर है? बॉक्साइट का, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो देखिए बॉक्साइट का सबसे यहाँ पर ज्यादा भंडार है वो उड़ीसा में ही है, तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा। उसके देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए नहीं पूछा जा रहा है, तो देखिए अल नीनो और नानिनो कॉन्सेप्ट है, तो यानी कि ला नीनो भारत के लिए अच्छा है और अल नीनो खराब है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए अल नीनो ध्यान रखिएगा एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पर, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका के जो पेरू तट पर है, तो पेरू तट पे यहाँ पर अल नीनो एक समुद्री जलधारा है, तो देखिए पहला स्टेटमेंट सही है। उसका देखिए अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, इसलिए ये खराब है, ये भी सही है। अल नीनो घटना प्रति वर्ष घटित होती है, देखिए ला नीना भारतीय मानसून को मजबूत करती है, तो ये तो सही है। लेकिन ये प्रति वर्ष जो बोला जा रहा है अल नीनो, ये फ्रिक्वेंटली नहीं होता, ये कभी कभी 2-3-4 सालों में देखने को मिलता है, तो ये स्टेटमेंट है गलत और गलत ही यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखना है। उसका देखिए 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्ष 2021-22 में भारत में कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है पश्चिम बंगाल, तो करेक्ट उत्तर डी है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? अब देखिए भारत की जो टॉप 10 नदियां हैं उसके क्रम जो है आपको जरूर पता होना चाहिए विथ लेंथ इन किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर इन सब में सबसे अगर हम लंबी की बात करते हैं तो यहाँ पर नर्मदा नदी इसका सही उत्तर होगा और ये बेस्ट फ्लोइंग है, यानी कि ये अरब सागर में गिरती है और इसकी लंबाई कुल अगर हम बात करते हैं तो 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये नर्मदा जो कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और ये बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, इसको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर है? अब देखिए 2021 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जबकि एग्जाम हुआ कब? तो 2024 में। 2021 में जो चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, तो इसका जो है तौकाते, तो देखिए तौकाते आया था, बहुत ही भारी तबाही लाया था, ध्यान रखिए गुजरात में, राजस्थान में कुछ आया था और महाराष्ट्र में, तो इस तरह से तौकाते इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और देखिए निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार, देखिए उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही मतलब घटते क्रम में आपको बताना है। अब देखिए इसको ध्यान रखिएगा, आयोग ने इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, डिलीट कर दिया है, लेकिन हमारे जो रिसर्च के अनुसार इसका आंसर जो है यहाँ पर ये मिल रहा है। अब देखिए खुद आप देख पाइएगा, सबसे पहले हम गुरु शिखर की बात करते हैं, तो गुरु शिखर की जो हाइट है, हाइट कितनी है? तो 1722 मीटर, 1722 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। महेंद्रगिरी का यहाँ पर 1501 मीटर, अन्नाई मुड़ी का यहाँ पर आपको 2695 मीटर, पंचमढ़ी का यहाँ पर 1067 मीटर। अब देख पा रहे होंगे अवरोही क्रम में, यानी कि सबसे ज्यादा से, तो देखिए 3, यानी कि अड़ाई मुड़ी सबसे पहला होगा, तो देखिए 3, उसके बाद आप क्रम आता है गुरु शिखर का, देखिए गुरु शिखर, उसके बाद महेंद्रगिरी का दूसरा और फिर चौथा, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ये होना चाहिए, इसको जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अब देखिए वर्ष 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार सबसे ज्यादा 1106 और अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17। अब देखिए जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 किलोमीटर स्क्वायर में
रहने वाले लोगों की संख्या। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश में मात्र 17, जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा 1106 लोग रहते हैं। इस तरह से ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में आपको कथन सही बताना है। तो सही बताना है, तो देखिए यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। तो बिल्कुल सही है, क्योंकि श्री अन्न प्रोत्साहन योजना है किनके नाम पे? तो रानी दुर्गावती के नाम पे। तो देखिए यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है, बिल्कुल सही है। यह पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। जी हाँ, पूरे मध्य प्रदेश में लागू है। यह योजना 23-24 से लेकर 25-26 तक की अवधि तक है। तो ये भी सही है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी होगा, 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। तो इनमें से 12वें सदस्य के रूप में सुधा मूर्ति जी को, तो नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति, तो इसको ध्यान रखिएगा, इनको 12वें सदस्य के रूप में नियुक्त मनोनीत किया गया था। किसमें? तो राज्यसभा में। अब देखिए क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पैरा कैनोइंग प्लेयर जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है। तो देखिए प्राची यादव बहुत ही चर्चा में रही थी। पैरा कैनोइंग प्लेयर्स हैं प्राची यादव, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है और ये मध्य प्रदेश की ही है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक मन यहाँ पर माच गायन क्या है? तो माच गायन शैली से संबंधित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रख लेना है ओम प्रकाश शर्मा। तो ओम प्रकाश शर्मा पारंपरिक माच गायन शैली से संबंध रखते हैं। अब देखिए सांख्यिकी में क्या, किसमें? सांख्यिकी में, स्टैटिस्टिक्स में 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो यहाँ पर कल्यमपुरी राधा कृष्ण राव, तो के राधा कृष्ण राव हैं। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका सी सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में FIDI कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के प्लेयर कौन बने हैं? तो डी गुकेश। और ये विश्व चैंपियन भी 2000 यहाँ पर आपको 24 में बन चुके हैं लास्ट में, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी गुकेश इसका सबसे सही यहाँ पर आंसर है कि उन्होंने सबसे कम उम्र में कैंडिडेट टूर्नामेंट यहाँ पर जीत लिए थे। अब देखिए लम्हेटा गांव बहुत ही चर्चा में रहा था, तो किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो देखिए यहाँ पर लम्हेटा गांव कहाँ पर स्थित है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो जबलपुर में स्थित है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, यानी कि लम्हेटा गांव जबलपुर जिले में स्थित है जहां पर जियो पार्क की स्थापना की जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2024 के लोकपाल, तो देखिए पहला थे पिनाकी चंद्र घोष, यानी कि लोकपाल के अध्यक्ष पहले थे पिनाकी चंद्र घोष, और यहाँ पर यानी कि ये पहले थे। दूसरे बने हैं अजय मानिक राव खानविलकर। तो करेक्ट उत्तर इसका डी सही होगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। तो पहला ए है और दूसरा ए कौन है? तो अजय मानिक राव खानविलकर। और देखिए विश्व की पहली वैदिक घड़ी, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वैदिक घड़ी सबसे पहले यहाँ पर विश्व की पहली है, वो कहाँ स्थापित की जानी है? तो उज्जैन में यहाँ पर की गई है। तो ध्यान रखिएगा विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित की गई है। उसके देखिए जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में क्या रिजल्ट रहा है? तो क्या भारत यहाँ पर जीता है? जी हाँ, भारत 4-1 से इस श्रृंखला अपने नाम किया था। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही हो जाएगा, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनके क्रांति क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। अरे जो है मध्य प्रदेश स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको राजा मर्दन सिंह जो हैं, ये किससे संबंधित हैं? तो भानपुर से। तो देखिए यहाँ पर भानपुर यानी कि दूसरा, तो अब देखिए दूसरा जैसे ही सही करते हैं तो यहाँ पर आंसर ए सही हो जाएगा। अब देखिए राजा दौलत सिंह तो नेमावर से हैं, राजा बख्त वली तो राजा बख्त वली शाहगढ़ से हैं, और मुराद यहाँ पर अली महू से हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा। अब देखिए नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ कहाँ मिलता है? तो कौन सी नदी? नर्मदा नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है। तो इसका साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। तो करेक्ट उत्तर इसका ए सही हो जाएगा।
देखिए किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है? तो देखिए सबसे पहले इसको ध्यान दीजिएगा, ताम्रपाषाण युगीन और नाम क्या है? बराहमिहिर। तो इनका जन्म जो है कहाँ माना जाता है? तो कायथा में माना जाता है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 94 नंबर का। अब इसमें देखिए गलत युग्म को आपको पहचानना है। एक देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और जिला यहाँ पर है। तो देखिए बोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होशंगाबाद में है, गंगऊ पन्ना में है, करेरा शिवपुरी में है, लेकिन घाटी गांव कहाँ पर है? तो घाटी गांव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि घाटी गांव में ही है और ये जबलपुर, ध्यान दीजिएगा, सॉरी ग्वालियर के वेस्ट में है, यानी कि ग्वालियर के पश्चिम में है, ग्वालियर के पश्चिम में है, घाटी गांव में ही है। तो इंदौर में यहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है। तो करेक्ट उत्तर इसका डी से ही हो जाएगा। और देखिए शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से संबंधित है? तो नाम क्या है? शंकर राव पंडित। तो शंकर राव पंडित यहाँ पर ख्याल गायकी से संबंधित रखते हैं। उसके देखिए गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार, तो ध्यान दीजिएगा गम्मत लोक नाट्य है, इनके सूत्रधार किनको माना जाता है? तो कुड़गरिया को माना जाता है। तो करेक्ट उत्तर इसका सी सही होगा, गम्मत लोक नाट्य का सूत्रधार कुड़गरिया को माना जाता है। उसका देखिए मोहन खेड़ा जैन तीर्थ निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? तो क्या है मोहन खेड़ा? क्या है? जैन तीर्थ है, यहाँ पर है। तो ये किस जिला में अवस्थित है? तो यह है धार में। तो करेक्ट उत्तर इसका यहाँ पर बी सही होगा, इसको भी ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। उसका देखिए क्वेश्चन है कि कुमार गुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में गलत कथन पूछा जा रहा है। तो देखिए कुमार गुप्त और बंधु बर्मन के दसपुर अभिलेख के संबंध में, तो देखिए इस अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। क्या है? रेशम बुनकरों की श्रेणी द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो ये भी सही है। भारत में विज्ञापन परंपरा का प्राचीनतम उदाहरण है, बिल्कुल सही है। इस अभिलेख में दसपुर को पश्चिमपुर भी कहा गया है। तो क्या पश्चिमपुर कहा गया है? तो जी हाँ, पश्चिमपुर भी कहा गया है। और इस अभिलेख की रचना भवभूति ने की है। तो गलत, भवभूति ने नहीं किए हैं इसके, जबकि बासुल, ध्यान रखिएगा, बासुल, वत्स भट्टी आदि कुछ लेखकों ने इसके जो है अभिलेख की रचना की है। तो इस तरह से ये गलत है और गलत ही पूछा रहा है, तो आंसर डी सही होगा। तो बासुल, वत्स भट्टी और कुछ अन्य लेखकों ने इस अभिलेख की रचना की है। और देखिए कोहबर क्या है? ध्यान रखिएगा, कोहबर यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कोहबर एक वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है। तो ध्यान दीजिएगा कि वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र है कोहबर। तो इस तरह से कोहबर घरों में जो है भी पाए जाते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। अब देखिए यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बासुल कवि है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। बासुल कवि ने यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख की रचना की है। तो करेक्ट उत्तर इसका बी सही होगा। तो देखिए सारे प्रश्न को हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो देखिए जरूर लाइक करना है आप लोगों को, वीडियो को शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।